वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो जो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये थ्योरी किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को हिंदी में कहा जाता है क्रिया प्रसूत। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अगर हम स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें तो इसे कहा जाता है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अब ये सिद्धांत था, ये बी एफ स्किनर ने दिया था और वो क्या थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये जो थ्योरी थी ये दी 1938 में। ठीक है, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने क्या किया, बिहेवियरिज्म को स्टडी करके ये थ्योरी दी। अगर क्रिया प्रसूत को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अतीत में जाके झांकना पड़ेगा। जैसे आप छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे तो क्या करते थे, स्कूल जाते थे और वो वाली सिचुएशन जब आपने होमवर्क नहीं किया होता था तो उस कंडीशन में क्या होता था, आपको टीचर से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो ये भी क्या है, ये एक टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें जो बिहेवियर है वो एमिट करता है और अर्न करता है। वो चाहता है कि उसको रिवार्ड मिले या फिर वो चाहता है कि अवॉइड करे पनिशमेंट को। ठीक है, तो उस केस में जो फियर है, वो डर है किसकी वजह से है, आपका, कि पनिशमेंट ना मिले। तो उस केस में जैसे फिर स्टूडेंट्स का जैसे बिल्कुल भी स्कूल में मन नहीं लगता था या आप लोगों का भी नहीं लगता था। अगर आपको जिस दिन प्रेज़ करे या आपकी तारीफ़ करे उस दिन आपको बहुत अच्छा लगता था स्कूल जाना। तो इस तरह से यही क्या है, आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया प्रसूत। तो जो बी एफ स्किनर थे वो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे और बिहेवियर को स्टडी करने की इन्होंने बात की थी। तो बहुत फेमस हुए और इन्होंने क्या किया, अपने जो एक्सपेरिमेंट किए वो चूहों पे किए और कबूतरों पे किए। ठीक है, तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने काफ़ी जैसे जो अपने विचार रखे, तो उन्होंने कहा कि बच्चा जो सीखता है वो किससे सीख सकता है, जब हम उनको पॉजिटिव टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट देते हैं। वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो इन्होंने बात की बिहेवियरिज्म की। तो बिहेवियरिस्टिक थे ये, स्टडी ऑफ बिहेवियर की इन्होंने बात की कि जैसे जैसे हम क्रियाएं करते हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफ में सिचुएशन आती हैं, सिचुएशन के अंडर हम क्या करते हैं, अपनी जो लर्निंग है उसको बेस्ट बनाते हैं और अपने बिहेवियर में क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। तो कंडीशनिंग के थ्रू हमारे बिहेवियर में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। वो हमारी इंटरेक्शन हो सकती है एनवायरनमेंट के साथ, या फिर जो जिस माहौल में हम रहते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो हम लर्निंग बहुत बार पढ़ भी चुके हैं और इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। तो अगर लर्निंग कहें तो ये चेंज इन बिहेवियर ही कहा जाता है, कि लर्निंग से क्या हो जाता है, हमारे बिहेवियर में चेंज हो जाता है। तो एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एंड रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज़ और प्रेफरेंसेस एंड मे इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है उसको जब हम कलेक्ट करते हैं या कहीं देखते हैं या पढ़ते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, हम एक्वायर करते हैं न्यू नॉलेज को और मॉडिफाई करते हैं अपने बिहेवियर को। तो यही क्या है, एक तरह की आपकी लर्निंग है। अगर बिहेवियरिस्टिक जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी बात करें तो उन्होंने बात की आपकी 3 मेजर टाइप्स ऑफ लर्निंग की, जिससे बिहेवियर क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। अगर पहली करें बात तो लर्निंग बाय एसोसिएशन, जिसको हमने कहा क्लासिकल कंडीशनिंग, कि कोई क्रिया होती है। जैसे हमने ये पीछे की थी थ्योरी, तो इसमें जैसे डॉग बेल बजती थी और खाना आता था और डॉग के मुंह से क्या निकलती थी, लार निकलती थी। जबकि जो बेल थी उसका कोई भी कनेक्शन नहीं था, फिर भी वहाँ पे क्या होती है, एसोसिएशन। एक एसोसिएशन ऐसा बन जाता है कि वो सिचुएशन रिपीट होके वहाँ पे उसको कोई चीज़ मिल जाती है। तो इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर दूसरी बात करें लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जिसमें क्या होता है, जब बच्चे को रिवार्ड दिया जाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसको मिलती है, उसको आप एनकरेज करते हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनसे अपनी लर्निंग बनाता है। थर्ड टाइप ऑफ मेजर टाइप ऑफ लर्निंग में आता है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, की लर्निंग थ्रू मॉडलिंग। ठीक है, आप किसी को देखते हो, उसको देख के आप क्या करते हो, अपने व्यवहार में चेंज लाते हो।
स्किनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या दो प्रकार के व्यवहारों से की, जैसे बिहेवियर से की। उन्होंने फर्स्ट कहा एमिटेड बिहेवियर और दूसरा उन्होंने कहा एलिसिटेड बिहेवियर, जैसे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो फर्स्ट जो एमिटेड बिहेवियर था वो था आपका प्रसूत व्यवहार। दूसरा उन्होंने बात की आपकी एलिसिटेड बिहेवियर की, जिसको कहा जाता है अनुक्रिया व्यवहार। तो जब हम प्रसूत व्यवहार की बात करते हैं तो इसमें इन्होंने कहा कि जो एन ऑपरेंट इज अ सेट ऑफ एक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑर्गेनिज्म डूइंग समथिंग, रेजिंग इट्स हेड, pushing a lever, etc. In the process of operant conditioning, operant responses are modified or changed. क्या होता है जब एक पर्सन एक एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है, तो रिपीट करने के बाद जैसे स्टार्टिंग में तो उसे बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या करें, कि कैसे करूं मैं इस काम को, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, जैसे जैसे उसकी कंडीशनिंग हो जाती है तो कंडीशनिंग के थ्रू फिर दोबारा से क्या कर लेता है, एक बार में ही वो उस काम को कर लेता है। जब भी उसे ज़रूरत होती है, उसने कोई भी काम करना होता है तो उसको एकदम से कर लेता है। तो उन्होंने इस पर स्किनर वॉटसन ने भी इस पर क्या कहा था कि उत्तेजना से उद्दीपक में अनुक्रिया उन्होंने कहा था कि नहीं होती है, लेकिन स्किनर इस सिद्धांत से क्या थे, सहमत नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के कारण होती हैं, उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। इस प्रकार व्यवहार के उदाहरण के रूप में सभी प्रकार के सहज व्यवहार आ जाते हैं, जैसे पिन चुभने पर हाथ हटा लेना। ठीक है, कि जैसे एक बार बच्चे को मान लीजिए कि वो गर्म दूध पीता है, तो अगर उसको लस्सी भी पिलाई जाए तो उसमें कंडीशनिंग हो जाती है कि उसके माइंड में है कि क्या है, जो दही भी है, आपकी लस्सी भी है, वो भी क्या है, कंडीशनिंग हो गई कि वो क्या होगी, गर्म ही होगी, मेरा मुंह जल जाएगा। तो इस तरह से कई ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको वो बार बार रिपीट नहीं करता है। तो ये किस में आ जाता है, हमारा एमिटेड बिहेवियर, कि बच्चे ने एक बार वो एक्टिविटी की और दूसरी बार उसको लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहता है। सेकंड इन्होंने बात की एलिसिटेड बिहेवियर की। जब हम एलिसिटेड बिहेवियर की बात करते हैं, अनुक्रिया व्यवहार, तो इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सेज विच आर एलिसिटेड बाय नॉन स्टिमुली आर क्लासिफाइड एज रिस्पोंडेंट्स और एलिसिटेड बिहेवियर। जैसे रोशनी के आने पर आंखों के पलक झपक जाना और जैसे कोई भी पिन चुभाने पर शरीर के अंगों का मुड़ जाना प्रक्रियात्मक व्यवहार के उदाहरण है। आप नज़दीक भी लाएंगे पिन को तो क्या होगा, शरीर में पता है कि इससे दर्द होगा, तो क्या होता है, जो बॉडी की सिचुएशन है वो कि थोड़ी किसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जैसे जो नॉन स्टिमुली है, जिसे हम जानते हैं कि इससे ऐसा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, आपका एलिसिटेड बिहेवियर में। अब बात आती है कि जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो बलता मिलती है, पुनर्बलन मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, तो जो हम वहाँ पे रीइंफोर्सर वहाँ पे होता है जो, तो बात आती है व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन का तात्पर्य है किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। जब आप बार बार बच्चे को बोलते हो वेरी गुड गुड, ठीक है, वो क्या करता है, उस चीज़ को बोलने के लिए वो तत्पर होता है और वो रिस्पॉन्स वहाँ पे करता है। तो अब जो रीइंफोर्समेंट है वो कितनी टाइप्स की होती हैं, आपकी दो टाइप्स की होती हैं। जैसे स्क्रीन पर है आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो ये होता है जैसे मान लीजिए बच्चा किसी काम को करता है और काम करने के बाद जब उसको आप शाबाशी देते हैं, ठीक है, तो वो शाबाशी क्या है, आपका एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट हमारे एजुकेशन में अब इसको कट ही कर दिया गया है। जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो ना तो अप्लाई किया जाता है और ना उसे सही माना जाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ही नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बात करें तो जब बच्चे को पनिशमेंट दी जाती है कि कोई काम वो नहीं करता है, गुस्सा करना, ठीक है, उसको मारना डांटना, ये सारे क्या आते हैं, आपके नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आते हैं। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने के भी क्या होते हैं, कुछ एक स्टेप्स होते हैं, जैसे 4 स्टेप्स में हम बात करते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स्ड रेशो शेड्यूल, ठीक है। तो फिक्स्ड रेशो में कि जैसे उसको जो पुनर्बलन दिया जाता है वो क्या होता है कि वो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा ना करें कि हाँ वो गलतियाँ भी कर रहा है और आप उसको पुनर्बलन देते जा रहे हैं।
तो इसमें ये देखा जाता है कि कितनी बार वो सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन दिया जाए, कि कितने क्वेश्चन वो सही करे। आप 10 नंबर का टेस्ट देते हो, उसने कितने किए, तो वो क्या है कि आप कितना उसको रीइंफोर्समेंट वहाँ पे देंगे। दूसरी बात आती है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, कि बच्चा जब एक्टिविटी करता है 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद, अगर बहुत डिले हो जाता है तब भी बच्चे को नहीं कोई उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे एक टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद आपने टॉफ़ी दे दी, प्राइज़ दे दिए उनको, तो अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बोरिंग उसको फील होगी और वो काम नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 100% शेड्यूल, ठीक है। 100% अनुसूची में ये आता है कि जो सीखने वाले हैं वो सही अनुक्रिया और व्यवहार का क्या किया जाता है, वहाँ पे पुनर्बलन दिया जाता है उनको, और इसके अनुसार क्या होता है, वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख लेता है। जब तक आप उसको रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे कि सारी क्रियाएं वो करता है, उसको आप रीइंफोर्समेंट वहाँ पे देते हैं। उसके बाद आता है पार्शियल शेड्यूल, कि आपने पार्शियली दिया, कि आंशिक रूप से क्या है, आप गलत को मतलब आप कई बार क्या होता है कि देती बार ज़्यादा जो गलत अनुक्रिया को महत्व हम नहीं देते हैं। उसकी इसमें 100% में हम ये नहीं देखेंगे, हम मोटिवेट ही करेंगे बच्चे को, लेकिन पार्शियल में क्या है कि गलत करेगा तब हम उसको कुछ भी वहाँ पे पुनर्बलन नहीं देंगे, ठीक है। तो जब नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों से पिछड़ जाएगा। अब क्या हुआ, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बात की थी, चूहों पे किए उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कबूतर पे किए, और उसके बाद उन्होंने ह्यूमन बीइंग पे भी एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि जो रीइंफोर्समेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करता है। जैसे अगर रीइंफोर्समेंट की बात करें कि अगर आप एक सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स ले लेते हो तो आप सेकंड में चले जाते हो, तो एक तरह का ये भी क्या है, रीइंफोर्समेंट है कि आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप उस चीज़ को कर रहे हो। अगर ना मिले स्टूडेंट्स को, वहाँ पे है ही नहीं कि वो उसको आगे नहीं वो जा रहा है क्लास में, तो उसको वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। जब बेनिफिट नहीं है तो कहीं ना कहीं स्टडी को छोड़ देता है। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1 किया तो उन्होंने एक बॉक्स बनाया और उसमें क्या किया, जैसे इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को वहाँ पे एक जो रास्ता था, बहुत क्लोज जैसा रास्ता था, वहाँ पे उसको रखा और उसको पहले निश्चित किया कि उसको कई दिनों तक भूखा रखा गया, और उसके बाद उसे भोजन प्राप्त करने के लिए वहाँ पे अनुक्रिया करनी थी। तो बॉक्स में एक लीवर भी था। अब चूहा क्या करेगा, रास्ता ढूंढने के लिए लीवर पर उसका पैर पड़ जाता है और वहाँ पे आवाज़ होती है, और आवाज़ करते ही वहाँ पे एक बल्ब जल जाता है। बल्ब जब जलता है तो वहाँ पे एक प्याले में उससे कुछ खाना मिल जाता है। तो चूहा क्या करता है, इधर उधर वो आश्चर्य से देखता है और दौड़ता है, और पहली बार वो खाना दिखाई नहीं देता है उसको, और वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को वैसे ही जारी रखता है, और वो क्या करता है, दूसरी एक्टिविटी में उसको क्या है, वो दोबारा से लीवर को दबा देता है। फिर से क्या होता है, आवाज़ होती है, आवाज़ के बाद एक मतलब बाउल आता है, और उसमें क्या है, वो जल्दी जल्दी उसको दबाता है और भोजन उसको जल्दी से मिल जाता है और उसको खा लेता है। तो इस तरह से जैसे वो अनुक्रिया कर रहा था, वैसे ही उसको क्या मिल रहा था, वहाँ पे रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, कि उसको खाना मिल रहा था। तो अब क्या करता है वो, जैसे उसको भूख लगती है वैसे ही वो लीवर को दबाना वो सीख जाता है, और बार बार उसको फिर पुनर्बलन मिलता है। वैसे वैसे उसकी सही अनुक्रिया करने तक का लक्ष्य पहुँचने तक वो अपनी प्रक्रिया में क्या लाता है, तीव्रता लाता है। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे चूहे को एक बॉक्स में रखा हुआ है, और फूड वहाँ पे जब वो दबाता है इसको, तो इलेक्ट्रिक ग्रिड यहाँ पे बना हुआ है, फूड कप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। डिस्पेंसर ट्यूब यहाँ पे है, पैलेट डिस्पेंसर यहाँ पे है, स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है, सिग्नल लाइट यहाँ पे आती है, और लीवर को वो प्रेस करता है। जैसे प्रेस करता है तो वैसे ही उसको यहाँ पे खाना मिल जाता है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया पिजन पे, ठीक है। तो दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया, स्किनर ने पिजन्स पे किया। तो उन्होंने क्या किया, कबूतरों पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक
कबूतर को क्या रखा, एक पेटी में बंद कर दिया और कबूतरों के साथ किए जाने वाले इस प्रयोग में स्किनर ने ये एम अपना रखा कि कबूतर क्या करेगा, जब वो पूरा चक्कर लगाएगा तो वो चोंच मारेगा। ठीक है, चोंच मारने पर वो जो बंद पेटी थी वो कबूतर को ऐसे ही दाहिनी ओर घूमकर सुनिश्चित स्थान पर उसको चोंच मारनी थी। जैसे मान लीजिए वो लेफ्ट में मारता है तो खाना कहाँ गिरेगा, राइट में। अगर राइट में मारेगा तो कहाँ पे गिरेगा, लेफ्ट में। तो उस प्रक्रिया को क्या था, उसने ये करना था। जब उसको आवाज़ होती है कि कुछ गिर जाता है तो वो क्या करता है, उसको जैसे मारने के बाद वो घूम जाता था और अपने उसको स्टार्टिंग में तो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में वो उस चीज़ को सीख जाता है कि ऐसे यहाँ पे इस तरह से रीइंफोर्समेंट उसको मिलती है। तो वैसे ही क्या करता है, वो अपने एक्टिविटी को फिर बार बार रिपीट करके खाना खा लेता था। तो इस पर उन्होंने कहा कि जैसे जब हम कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बच्चों को बोलते हैं तो अगर उनको रीइंफोर्समेंट वहाँ मिलती है तो बार बार से क्या करेगा, उस चीज़ को रिपीट करेगा। और थर्ड जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वो उन्होंने ह्यूमन बीइंग पे किया। तो 1950 में एक 70 इयर्स ओल्ड जो थी एक लेडी थी और उन्होंने क्या किया था, 50 वर्ष की आयु में अपनी आवाज़ खो दी थी। तो उन्होंने साइको एनालिसिस करने के लिए उनका कोई भी उपचार नहीं हुआ और उस बेसिस पर क्या हुआ, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इन लेडी पर किया। तो ये जो लेडी थी ये कैसुरन थी। तो इन्होंने जब उस पर्सन का इलाज नहीं हो पाया तो उसको कैसुरन के हवाले कर दिया कि कंडीशनिंग से आपकी क्या कीजिए, उनकी आवाज़ को वापस लाने की कोशिश कीजिए। अब क्या होता है कि वो बोल नहीं पाते हैं, तो बोलने की वजह से वो बेड पर बैठे हैं और वहाँ पे खाना आता है। तो फर्स्ट डे क्या होता है, वो भोजन को देखा और बोल नहीं पाया फर्स्ट डे, लेकिन वो जो लेडी थी उन्होंने प्रतिक्रिया देखी और उनके ऊपर उनकी तरफ सहानुभूति दिखाई। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किए, अपने होंठ हिलाने शुरू किए और कोई वहाँ पे क्रिया नहीं हुई। तो धीरे धीरे जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया तो 25 दिनों में रोगी की 75% जो आवाज़ थी वो वापस लौट आई। क्योंकि रोगी क्या था, 70 वर्ष क्या था, बूढ़ा व्यक्ति था, इसलिए उसकी 100% आवाज़ वापस नहीं लौटाई जा सकी। यही कारण है कि व्यवहार संशोधन के लिए इस तकनीक का उपयोग मानसिक अस्पतालों में प्राय किया जाता है। बाद में यह जो टेक्निक है शिक्षा जगत में भी उपयोगी सिद्ध हुई। तो इन्होंने बीएफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किए चूहों पे, कबूतरों पे और उन्होंने ह्यूमन बीइंग पर भी ये एक्सपेरिमेंट किए। तो जैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई थ्योरी बनती है तो उसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि उन्होंने कहा कि जो ये सिद्धांत है ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत तो है, लेकिन सीखने के लिए एक पर्याप्त व्याख्या नहीं देता है, ये इससे नहीं सीखा जा सकता है। तो सेकेंडली बात की कि ये जानवरों तक ही सीमित रखा गया क्योंकि व्यवहार जो है एक सरल होता है और उनके चारों तरफ की परिस्थितियों को अच्छी प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन मानव पर इसको हम प्रयोग लाएंगे तो ये क्या रहेगा, असफल रहेगा। तो अगर इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुआ और इसमें आप देखते हैं कि हम आजकल जो रीइंफोर्समेंट है इसका कॉन्सेप्ट आजकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि बच्चों को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देना है और पॉजिटिव वे से उनको एनकरेज करना है ताकि वो अपनी स्टडी के प्रति मोटिवेट हों। अब इसमें ये भी बात की गई कि अगर हम इमीडिएसी की बात करें या इमीजिएंसी की बात करें तो इसमें इमीडिएट बच्चों को पुनर्बलन या पुरस्कार जो भी रिवार्ड देना है वो दे ही दे। ऐसे बहुत डिले हो जाता है तो उससे बच्चे बोरिंग फील करते हैं और उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसके बाद ही ये चीज़ देखी गई। जब इसको अप्लाई किया गया तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो बच्चे हैं वहाँ पे वो सीख के आगे निकल रहे हैं। तभी इतनी को करिकुलर एक्टिविटी जब भी करवाई जाती है तो बच्चों को रिवार्ड वहाँ पे दिए जाते हैं। रिवार्ड ना हो तो बच्चा कुछ भी ना करे, चाहे वो रिवार्ड उनको कैश हो, चाहे उनको सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो उनको कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन सेकंड या थर्ड दी जाए, उससे भी क्या होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वहाँ यहाँ पे कि डिप्राइड फील नहीं होना चाहिए बच्चों को और वो क्या करें, अपनी जो काम है उसमें एकजुट होके वहाँ पे क्या करें, काम करें। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए अगर उनके वो देखें तो फ्यूचर में भी जैसी एजुकेशन उनकी होगी वैसे ही वो आगे काम करेंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे, अपने व्यवहार में वो क्या लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देनी चाहिए, पर
बच्चों को थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं कि हमने उनको थोड़ा सा ऐसे ही उस वे में कि आप नाराज़ हो गए बच्चों से या इस तरह की आपने फेशियल एक्सप्रेशन दिए कि बच्चों को पता लगा कि मेरी जो एक्टिविटी है वो क्या है, रॉन्ग है। लेकिन मारना, पीटना, उसको पनिश करना, ये कहीं भी एजुकेशन का पार्ट नहीं है। तो ये कहाँ से आया? आपके BF स्किनर के एक्सपेरिमेंट से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स। आप इसको कर लेना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप वीडियो देखें, वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में अपना नेम और क्लास रोल नंबर ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स लॉट।